नमस्ते। इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक बैटलफील्ड, दो सेनाएं आमने सामने और दोनों तरफ के सबसे ताकतवर योद्धा एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे आते हैं। पर उन्हें यह पता ही नहीं कि वो दुश्मन नहीं बल्कि बाप बेटे हैं। एक बेटा जो अपने पिता को खोजने के लिए ही ये जंग लड़ रहा है और एक पिता जो अपनी झूठी शान की वजह से अपनी पहचान छिपा रहा है। यही कहानी है सोहराब एंड रस्तम की, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो हमें फेट, प्राइड और आइडेंटिटी के सवालों में उलझा देती है। तो चलिए इस एपिक पोएम की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस शानदार कविता को लिखा किसने है। इसे लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने, जो विक्टोरियन एरा के एक बहुत ही माने हुए कवि और कल्चरल क्रिटिक थे। लेकिन एक बात जानना यहाँ बहुत जरूरी है, ये कहानी असल में उनकी अपनी नहीं है। उन्होंने इसे एक बहुत ही पुराने और मशहूर पर्शियन एपिक शाहनामा से लिया है, जिसे फिरदौसी ने लिखा था। तो आप कह सकते हैं कि आर्नल्ड ने इस सदियों पुरानी कहानी को अपनी कविता के जरिए एक नया जीवन दिया है। कहानी की सेटिंग है एंशिएंट पर्शिया, जहां ऑक्सिस नदी के किनारे टाटास और पर्शियंस के बीच जंग छिड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान योद्धा सोहराब के साथ। सोहराब टाटार सेना का सबसे बहादुर सिपाही है, पर वो बेचैन है। जंग से ठीक एक रात पहले जब पूरी सेना सो रही है, उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। उसके दिल और दिमाग में एक तूफान चल रहा है। कविता की ये जो शुरुआती लाइनें हैं, ये सोहराब की इसी बेचैनी को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। सोहराब अलोन ही स्लेप्ट नॉट, वो अकेला है और सो नहीं पा रहा। ऑल नाइट लॉन्ग ही हैड लेन वेकफुल टॉसिंग ऑन हिज बेड, मतलब पूरी रात वो जागता रहा, बिस्तर पर बस करवटें बदलता रहा। ये सिर्फ लड़ाई का डर नहीं है दोस्तों, ये उसके दिल में छिपी एक बहुत गहरी तलाश है, एक अधूरापन है जो उसे सोने नहीं दे रहा। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बेचैनी की वजह क्या है। वो अपनी सेना के एक बूढ़े और समझदार सरदार पेरेनवीसा के पास जाकर अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है, मैं सिर्फ एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक, रुस्तम, मेरे पिता। सोचिए, उसकी सारी बहादुरी, उसकी सारी जीतें, वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि एक दिन उसका पिता उसे एक लायक बेटे के रूप में पहचाने और गले लगाए। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद ही अपने पिता को खोजना है। पेरेनवीसा, जो बहुत अनुभवी है, सोहराब को एक बहुत अच्छी सलाह देता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे दिल में सच में यही एक इच्छा है तो अपने पिता को लड़ाई के जरिए मत ढूंढो, उसे शांति से खोजो, ताकि जब तुम उससे मिलो तो एक जख्मी बेटा नहीं बल्कि एक सही सलामत बेटा उसकी बाहों में हो। कितनी सही बात थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और सोहराब इस सलाह को अनसुना कर देता है। अपनी बेचैनी और जल्दबाजी में सोहराब पेरेनवीसा को मना लेता है कि वो पर्शियंस को एक चुनौती भेजे, और ये चुनौती है सिंगल कॉम्बैट की, यानी दोनों सेनाओं से एक एक योद्धा लड़ेगा। सोहराब को लगता है कि अगर वो पर्शियंस के सबसे बड़े चैंपियन को हरा देगा तो उसकी शोहरत उसके पिता रुस्तम तक जरूर पहुंचेगी और वो उसे ढूंढते हुए आएगा। अब ये सिंगल कॉम्बैट्स क्या होता है? इसका मतलब है एक डुअल जिसमें दो सेनाओं से सिर्फ एक एक योद्धा लड़ने के लिए चुना जाता है और उनकी हार जीत से ही पूरी जंग का नतीजा तय हो जाता है। सोहराब ने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि एक बड़ी लड़ाई में तो कई नाम खो जाते हैं, लेकिन एक सिंगल कॉम्बैट के हीरो का नाम दूर दूर तक गूंजता है। इस चुनौती का असर दोनों सेनाओं पर बिल्कुल अलग हुआ। जैसे ही टाटास ने यह सुना, उनमें गर्व और उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। उन्हें अपने यंग चैंपियन सोहराब पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ पर्शियंस डर से कांप गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, हमारे पास तो सोहराब की टक्कर का कोई योद्धा ही नहीं है। अब पर्शियंस के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। उनका एक सरदार गुदुर्ज उस अकेले आदमी को ढूंढने निकलता है जो इस चुनौती का जवाब दे सकता है, रुस्तम, पर्शिया का सबसे महान योद्धा। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। रुस्तम अपने राजा से नाराज होकर गुस्से में अपने तंबू में बैठा था और उसने लड़ने से साफ मना कर दिया था। रुस्तम बड़े कड़वेपन से कहता है, जाओ यहां से। अगर पर्शिया के सरदार बूढ़े हो गए हैं तो मैं तो उनसे भी ज्यादा बूढ़ा हूं। वो शिकायत करता है कि राजा अब बूढ़े योद्धाओं की इज्जत नहीं करता, उसे तो बस नौजवान पसंद है। तो सोहराब की चुनौती का जवाब भी नौजवान ही दे, मैं क्यों दूं। यहां हमें रुस्तम का घायल अहंकार, उसकी हर्ट प्राइड साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन गुदुर्ज बहुत चालाक था। वो जानता था कि रुस्तम को कैसे मनाना है। उसने रुस्तम के अहंकार पर ही चोट की। वो रुस्तम को ताना मारते हुए कहता है, ध्यान रखना कहीं लोग ये ना कहने लगें कि रुस्तम एक बूढ़े कंजूस की तरह अपनी शोहरत को तिजोरी में बंद करके रख रहा है और उसे एक नौजवान के खिलाफ दांव पर लगाने से डरता है। ये बात रुस्तम के दिल पर तीर की तरह लगी। और यहीं पर दोस्तों रुस्तम वो घातक फैसला लेता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। उसका घमंड उसे लड़ने के लिए तो तैयार कर देता है, लेकिन वो कहता है, ठीक है मैं लड़ूंगा, लेकिन गुमनाम होकर, सादे हथियारों में, बिना अपनी पहचान बताए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग कहें कि कोई भी मामूली इंसान रुस्तम के बराबर का मुकाबला कर पाया।
अपनी पहचान छिपाने का यही फैसला उन दोनों के भाग्य पर मोहर लगा देता है। और इसी के साथ लड़ाई का मैदान तैयार हो जाता है। दोनों योद्धा, बाप और बेटा, एक दूसरे से पूरी तरह अनजान रेत पर आमने सामने खड़े हैं। ये ड्रामेटिक आयरनी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां हम जो कहानी सुन रहे हैं हम तो सब जानते हैं, लेकिन कहानी के किरदार अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े सच से अनजान हैं। अपने सामने खड़े उस विशाल और ताकतवर योद्धा को देखकर सोहराब के दिल में अचानक एक उम्मीद की किरण जागती है। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है और वो पूछ बैठता है, क्या तुम रुस्तम हो? बोलो, क्या तुम वही हो? ये ट्रेजेडी को टालने का आखिरी मौका था, एक पल जब सच सामने आ सकता था। लेकिन रुस्तम का घमंड और शक उस पर हावी हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये चालाक लोमड़ी आखिर कहना क्या चाहती है? ये टाटर लड़के झूठे, धूर्त और डींगे हाँकने वाले होते हैं। उसे लगता है कि यह नौजवान लड़ाई से बचने के लिए या फिर रुस्तम के बराबर कहलाने के लिए कोई चाल चल रहा है। ये एक ऐसी गलत फहमी थी जिसकी कीमत बहुत भारी होने वाली थी। लड़ाई के दौरान एक पल ऐसा आता है जब सोहराब रुस्तम को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन उसकी उम्र का लिहाज करके उसकी जान बख्श देता है। अपनी इस बेइज्जती से तिलमिलाया हुआ रुस्तम अपने ही बेटे पर चिल्लाता है। वो उसे लड़की, नाचने वाला और मीठी बातें बनाने वाला कहकर उसका अपमान करता है। इन कड़वे शब्दों के साथ सुलह की हर उम्मीद खत्म हो जाती है। लड़ाई अपने चरम पर है। जब रुस्तम को लगता है कि वो हार रहा है, तो वो अपने दुश्मन को डराने के लिए अपना आखिरी दांव चलता है। वो अपना भाला उठाता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, रुस्तम! विडंबना देखिए, जिस नाम को सुनने के लिए सोहराब ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, आज वही नाम सुनकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। और बस उसी एक पल की हैरानी में सोहराब अपनी ढाल थोड़ी नीचे कर लेता है और रुस्तम का भाला सीधा उसके सीने में उतर जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। मरते हुए सोहराब उस अनजान योद्धा से कहता है कि मेरा बदला मेरा पिता महान रुस्तम लेगा। और फिर वो अपनी पहचान का आखिरी और पक्का सबूत देता है। वो कहता है, देखो, मेरी इस बाह पर वो निशान गुदा हुआ है जो रुस्तम ने मेरी मां को दिया था ताकि वो इसे अपने होने वाले बच्चे पर गुदवा सके। जैसे ही रुस्तम वो निशान देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है, ओ लड़के, तुम्हारा पिता! इस एक छोटी सी लाइन में पूरी कहानी का दर्द, पछतावा और वो भयानक सच छिपा है जो अब सामने आ चुका था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी सोहराब का किरदार कितना महान है, ये देखिए। वो अपने पिता से 3 इच्छाएं जाहिर करता है। पहली, कि उसकी टाटार सेना को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और उन्हें शांति से वापस जाने दिया जाए। दूसरी, कि उसके शरीर को उसके वतन सेस्तान ले जाया जाए। और तीसरी, कि उसकी कब्र पर एक ऊंचा टीला बनाया जाए ताकि लोग उसे याद रखें और वो गुमनामी में न खो जाए। कविता का अंत बहुत ही पावरफुल है। वो इंसानी दुख से हटकर प्रकृति पर फोकस करता है। एक तरफ रुस्तम अपने बेटे की लाश के पास टूटकर बैठा है, वहीं ऑक्सस नदी वो बस चुपचाप शांति से बहती रहती है, जैसे उसे इंसानों के इस भयानक दुख दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये लाइनें हमें दिखाती हैं कि प्रकृति के विशाल और अनंत प्रवार के सामने इंसानी जीवन की त्रासदियां कितनी छोटी और पल भर की हैं। तो ये थी भाग्य, घमंड और पहचान की दर्दनाक कहानी, सोहराब और रुस्तम। इस तरह के और लिटरेरी एनालिसिस और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।